नमस्कार दोस्तों, एमटेक वायरल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि जो मैंने छुट्टियां करी बीच में 2 महीने के लिए ऑफ था एग्ज़ाम की वजह से। और दूसरी चीज़ मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि कॉटलिन की वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया है और कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं कॉटलिन का एक हिंदी में शॉर्ट इंट्रो वीडियो बना दूँ जिससे आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। तो मैं ये जो कोर्स है ये एक शॉर्ट कोर्स है कॉटलिन का, जो कि हिंदी में मैंने बनाया है और इससे आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख पाओगे आसानी से। और अगर आप एक बिगिनर भी हो, आपको कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले कोटलिन को तो अभी आपने देखा होगा कि गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया एज अ फर्स्ट क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड। और अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जाना है या आपको Node.js जैसी भी लैंग्वेज पे काम करना है, जावास्क्रिप्ट में काम करना है, तब भी आपको कोटलिन यूज़ कर सकते हो। उसके लिए भी सपोर्ट है कोटलिन में। और फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट कोर्स है तो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको करना है कि आपको कोटलिन इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आप कोटलिन की वेबसाइट पे जा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियोस का अपनी लिंक दे देता हूँ जिसमें पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको इंटेलीजे या ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप इसकी कोडिंग कर सको। तो फिलहाल मैं इंटेलीजे यूज़ कर रहा हूँ जो कि JetBrains का सॉफ्टवेयर है। और इस पे ये एक आईडी ऐसा है जिसको आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अच्छी तरह से आप कर पाएंगे प्रोग्रामिंग। तो ये अभी मैं प्रेजेंटेशन मोड में हूँ ताकि आपको बेहतर एक व्यू मिल सके कोडिंग का। तो सबसे पहले कोटलिन की बात कर रहे हैं तो कोटलिन में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ये प्रेफर करी है पहले भी और अभी भी प्रेफर करता हूँ। तो क्यों है वो मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा कि कैसे जावा से अच्छी है ये। तो सबसे पहले अगर आप बेसिक नए प्रोग्रामर हैं तो आपको बेसिक पता होना ज़रूरी है, तो उसी के साथ शुरुआत करेंगे। तो किसी भी लैंग्वेज को शुरू करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ सिंटैक्सेस होते हैं। तो उसी तरीके से कोटलिन में जाने के लिए आपको कोटलिन लैंग्वेज में अगर आपको कोई काम करना है तो आपको सबसे पहले उसके मेन गेट पे एंट्री करनी होती है। आप ये समझ के चल सकते हैं, यानी अगर आप मेन गेट से एंट्री नहीं करेंगे तो आप कभी भी इसमें प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो उस मेन गेट में एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा MAIN मेन और आपको एंटर प्रेस करना है। तो एक फंक्शन बन जाएगा मेन। इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्या होता है, कैसे करते हैं। तो ये अभी आप स्किप कर दीजिए। तो अब आप फंक्शन मेन में एंट्री कर चुके हैं। ये जो आप देख सकते हैं 2 ब्रेसेस हैं, यानी ये ओपनिंग ब्रेस है एक और एक क्लोजिंग ब्रेस है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अब इसके अलावा आप इसमें कोडिंग कर सकते हो। तो कैसे स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे कोई एक मैसेज जिसका नाम मैं लिख सकता हूँ हेलो कोटलिन। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये प्रिंट कर दिया मैसेज। कोटलिन में एक अच्छी बात यह है कि आपको सेमीकोलन्स वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप नॉर्मली एक ऐसे फ्लो में काम कर सकते हो। आपको अब सेमीकोलन की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके बाद हम इसको रन करेंगे। आप ऊपर से रन कर सकते हो। अगर आप इंटेलीजे यूज़ कर रहे हो तो आपको एक ग्रीन कलर का बटन मिलेगा, इस पर प्ले का साइन होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ देख सकते हो लेफ्ट में एक K का सिंबल है जिस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रन कोटलिन KT। तो मैं यहाँ से इसको रन कर सकता हूँ और मैं इसको ऐसे रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि एक हेलो कोटलिन मेरे सामने प्रिंट हो चुका है। इसके अलावा अब मुझे सपोज कीजिए कि मेरे को कुछ और प्रिंट करना है और मैं प्रिंट करने वाला हूँ एमटेक वायरल। तो एमटेक वायरल मैंने प्रिंट करा और अब मैं फिर इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हेलो कोटलिन एमटेक वायरल प्रिंट हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि कोटलिन और एमटेक वायरल के बीच में स्पेस नहीं है। तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट ln, जिससे आपकी एक लाइन वो उसके बाद छोड़ देगा आपके लिए। तो जैसे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो प्रिंट ln का मतलब है लाइन। तो देखेंगे आप रन करते हैं कि हेलो कोटलिन अलग आया है और अगली लाइन में आया है एमटेक वायरल। तो ये एक बेसिक फंडा है। जैसे आप वीडियो को मैं बहुत बेसिक रख रहा हूँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछनी है तो आप उसको कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये प्रिंट आपने सीख लिया कि प्रिंट कैसे कराते हैं। अगर इसके बारे में आपको कुछ पढ़ना है, आपको जानना है कि क्या होता है, तो इस पर आप कर्सर को ले जाइए सिंपली अपना। जैसे प्रिंट ln पे मैं कर्सर ले गया तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका एक मेथड है कि प्रिंट इनलाइन फंक्शन प्रिंट ln, और इसके अंदर पैरामीटर जाता है हमारा मैसेज एनी, यानी कोई भी पैरामीटर आप डाल सकते हो। और इसके नीचे इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन पेज है जिस पे लिखा है, देखिए प्रिंट्स द गिवन मैसेज एंड न्यू लाइन टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। अब ये न्यू लाइन वाला है, यानी ये ln की बात हो रही है यहाँ पे, जो प्रिंट ln है। अगर आप नॉर्मल प्रिंट पे जाएंगे तो इस पर सिर्फ लिखा होगा प्रिंट द गिवन मैसेज टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो किसी भी चीज़ की। इसके अलावा हम बात करेंगे अब वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं दोस्तों, वेरिएबल्स वो होते हैं जिससे
आप जैसे मान लीजिए आपको किसी की वैल्यू चेंज करनी है, बार बार चेंज करनी है, जैसे आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आप x को एक वेरिएबल लेते हो जिसकी वैल्यू कभी 5 होती है कभी 4 होती है, तो वो वेरिएबल्स होते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट एक चीज़ होती है जिसका मतलब है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो वेरिएबल हम कैसे लेते हैं, कोटलिन में आप लिखते हैं var यानी var, और उसके बाद आप कोई भी अपने कीवर्ड चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने var x चूज कर लिया और इसकी वैल्यू दे दी, सपोज कीजिए मैंने 5। इसी तरीके से मैंने var और y वैल्यू ले ली जिसकी वैल्यू दे दी मैंने 6। और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक और वेरिएबल लेना है z जिसकी वैल्यू होगी x प्लस y, और मुझे अब क्या कराना है, इसको प्रिंट कराना है z को। यानी मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल 5 है एक वेरिएबल 6 है, और इन दोनों को प्रिंट कराने पे क्या आउटपुट आएगा। तो अब इसको मैं यहाँ से सिंपली रन करूँगा, और रन करते ही मैं देखूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ गया 11, अगर आप देखें नीचे तो इस तरीके से आप इसे वर्क करते हो। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 और 6 जो वैल्यू मैंने ली है उसकी वैल्यू मैंने कभी चेंज ही नहीं की। इसका मतलब क्या है, जिस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ वार्निंग आ रही है कि वेरिएबल इज नेवर मॉडिफाइड, यानी इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं की। तो आप इसको इम्यूटेबल बना सकते हो। इम्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल की जगह हम लिख सकते हैं VAL। आप चाहो तो वेरिएबल भी लिख सकते हो, आप चाहो तो VAL भी लिख सकते हो, बट जो आपको कोटलिन सजेस्ट करेगा वो VAL लिखिए, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने कभी चेंज नहीं की है। और अगर आप देखोगे फिर तो वार्निंग्स भी रिमूव हो जाएंगी और ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो अभी आप और लैंग्वेजेस और जावा और इसमें क्या फ़र्क है ये भी मैं बात कर ही रहा हूँ रेगुलरली। तो अभी आप देखें तो वेरिएबल अगर मैंने इसमें जो लिया है उसका मैंने कोई एक्सप्लिसिटली टाइप नहीं बताया है। अब वेरिएबल्स का टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों स्ट्रिंग हो सकता है। अगर मान लीजिए मुझे अपना नाम प्रिंट करना है जो कि कैरेक्टर्स से बना है, कैरेक्टर्स जो कि आपके A to Z ABCD कुछ भी है, तो उसके लिए आपको क्या लेना होता है, स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं जावा की बात करूं तो यहाँ पे जैसे अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं, कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग ले लिया मैंने, सपोज कीजिए कोई भी A और उसकी वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे, जैसे पवन मैंने लिख दिया, यहाँ पे मेरा नाम पवन है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से स्ट्रिंग हम जावा में बनाते थे, लेकिन कोटलिन में थोड़ा सा तरीका अलग है। क्योंकि कोटलिन में क्या होता है कि कोटलिन में आपको एक्सप्लिसिटली कोई स्ट्रिंग बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए कंपाइलर आपके लिए खुद कर देगा। अब सपोज कीजिए आपको इंटीजर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 जो भी वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम इंटीजर यूज़ करते हैं, फ्लोट हम यूज़ करते हैं या डबल यूज़ करते हैं, जिनका रेंज अलग अलग होता है, बट वो बात बाद में करेंगे। या उसके लिए आप जो कि एक्चुअल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आप ज़्यादा मच डिटेल्ड व्यू आपको मिलेगा और उससे आप ज़्यादा देख पाओगे। तो फ्लोट क्या होता है, अगर आपकी वैल्यू 1.5 और समथिंग लाइक दैट है कि पॉइंट में है, कुछ वैल्यू 1.8 है, तो ये सारी फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है आपके बुलियन, जिसकी वैल्यू केवल ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो अब आपको जैसे कि कोटलिन में आपने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जैसे VAL P इक्वल टू पवन, या मैं इसको लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू है नेम, VAL नेम, यानी जो वेरिएबल नेम है उसकी वैल्यू है पवन। तो अब ये आपने इसमें कुछ मेंशन नहीं किया कि स्ट्रिंग है या नहीं है, लेकिन कोटलिन इतना समझदार है कि वो समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको जैसे कि एक इंटीजर लेना है, जैसे मैं x ही लेता हूँ, और अगर x की वैल्यू भी आप पवन डालने हैं तो वो अपने आप कंसीडर करेगा इसको स्ट्रिंग। और अगर आप मान लीजिए इसको 5 डाल देते हैं तो उसको वो इंटीजर फॉलो कर लेगा। अगर आप 5.5 डाल देते हैं तो उसको वो डबल या फ्लोट कर लेगा। तो ये इस तरीके से फॉलो होता है। अदरवाइज़ आपको ट्रू फॉल्स भी डालना है तो आप ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हो। तो ट्रू मैं डालूंगा यहाँ पे, तो देख सकते हो ट्रू हो गया, और फॉल्स डालूंगा तो फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आप डीट हैं और आपको बोलना है नहीं यार ये तो स्ट्रिंग ही है, तो आप उसको स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक्स के आगे लिखना होगा कॉलन, और फिर आप मेंशन कर सकते हो स्ट्रिंग। यानी अब इसकी वैल्यू जो है वो 5 या नहीं लेगा या 6 नहीं लेगा। इसका मतलब क्या, आप देख सकते हैं एरर आ गया है इस पर कि द इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो अभी हम इसको इंटीजर ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 5। तो ये नॉर्मल एक फंडा था दोस्तों, जो कि वेरिएबल और मैंने आपको जो कि कांस्टेंट है उसके बारे में बता दिया। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि कोटलिन क्यों प्रेफर की गई जावा से ज़्यादा अभी इस मोमेंट पे, गूगल भी अब इसको क्यों वो कर रहा है, बिकॉज जावा में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जावा में हमने एक स्ट्रिंग ली जिसका नाम है s और उसकी वैल्यू है नल। अब अगर मुझे मान लीजिए उसकी लेंथ निकालनी है, तो अब मैं लेंथ निकालूंगा। लेंथ तो मैं उसी की निकाल सकता हूँ ना जिसमें मेरे पास कुछ मटेरियल हो। अब मेरे पास s की वैल्यू ही नल है,
तो इसकी लेंथ मैं कैसे निकालूंगा? तो ऐसे केस में आपको क्या होगा, जावा, अब मान लीजिए आपने ये एस इक्वल टू नल लिया था ऊपर, आपको याद नहीं है कि इसकी वैल्यू है कि नहीं, और आप अब उसकी लेंथ निकालने, तो जावा आपका क्या करेगा, आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा, जो कि कोटलिन में अवॉइड कर सकते हो आप। तो वो कैसे होता है, जैसे कि देखते हैं, ये एक स्ट्रिंग है नल, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको स्ट्रिंग नल करेंगे ना, तो देखेंगे कि आप नल कैन नॉट बी अ वैल्यू ऑफ अ नॉन नल टाइप स्ट्रिंग। और अगर मान लीजिए मैं स्टिल इसकी बात नहीं मानता हूँ और इसको यहाँ से मैं फिर भी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि इसको मैं सप्लाई कर दूँ, तो आप देखेंगे कि अगर मैंने प्रिंट करा एस, ठीक है, और अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, यानी मुझे इसका, अगर मैं इसको स्ट्रिंग एक बार फिर कर देता हूँ, तो ये मुझे कभी भी लेंथ निकालना ही नहीं देगा एक्चुअली में, आप देखेंगे तो देखिए, आप जैसे ही इसको लेंथ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको नल बता देता है, यानी आपको नल ये डिक्लेयर ही नहीं करने देगा कभी। तो ये इसका फंडा है कि अगर यही चीज़ आप जावा में करेंगे तो आपको नल बता देगा। तो अगर मान लीजिए इसको नल आपको प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, जिससे ये वैल्यू नल एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक्सेप्ट करने के बाद, अब मैंने नीचे एस डॉट लेंथ क्यों लिखा है, जैसे ही एक्सेप्ट करवा दिया आपने एक नल है उसकी वैल्यू, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगी कि देखिए ऐसा है कि एस डॉट लेंथ कुछ नहीं होता है, राइट। एस डॉट लेंथ कुछ इसलिए नहीं होता है क्योंकि एस की वैल्यू ही नल है, तो एस डॉट लेंथ का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इसलिए आप यहाँ पे वार्निंग देख सकते हैं, ओनली सेफ, आप दोबारा मैं दिखाऊंगा आपको, तो ओनली सेफ दिस और नल नॉन नल असर्टेड कॉल्स आर अलाउड। सो क्या है इसका मतलब कि अगर मान लीजिए आप एक्सप्लिसिटली उसको बोलते हैं कि यार आई एम 100% श्योर कि उसकी वैल्यू नल नहीं है, तभी कोटलिन उसको एक्सेप्ट करेगा। और उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक डॉलर का साइन लगाना होगा। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको, हालांकि अभी भी ये नल है, लेकिन अब आप देखोगे तो इसकी वैल्यू नल प्रिंट हो जाएगी एग्जैक्टली, राइट। और एक और मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, अगर आपको एक्सप्लिसिटली ये बताना है कि यार इसकी वैल्यू तो नल हो ही नहीं सकती है, तो आप यहाँ पे 2 एक्सक्लामेटरी साइन के आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक्सक्लामेटरी जो साइन है उसको यूज़ करोगे 2 बार, फिर आप इसको अगर रन करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई है कि कोटलिन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये आपने ये इसको बताया है कि इसकी वैल्यू अब नल हो ही नहीं सकती है। तो ये एक नलेबल्स, वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट है उसके बारे में बात की मैंने। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब कोई कंडीशन देना कि अगर ये होगा तो ये होगा, नहीं तो वो होगा। तो उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ होती हैं, एक तो होती है हमारे पास इफ एल्स कंडीशंस और एक होती है हमारे पास व्हेन, जिसको हम अलग लैंग्वेजेस में स्विच केस के नाम से भी जानते हैं, उसको हम कोटलिन में व्हेन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, करते कैसे हैं, तो जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास एक वैल्यू है x, जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सपोज मैंने 5 ले ली है। तो अगर मैं लिखूँगा इफ़, अगर x की वैल्यू जो है वो 5 है, तो मेरे को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एल्स अगर वो 5 नहीं है तो मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर मेरी x की वैल्यू 5 है तो प्रिंट मैं कर देता हूँ, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि नंबर फाउंड, ठीक है। और अगर ये 5 नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा, नंबर नॉट फाउंड। तो अब इसको हम रन करके देखेंगे, तो एज हमें पता है कि ये नंबर 5 ही है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, नंबर फाउंड, ठीक है। हमारे पास जो आउटपुट आ गया हो गया नंबर फाउंड। अदरवाइज क्या आ जाएगा, नंबर नॉट फाउंड। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज करके 6 कर देता हूँ इसको, फिर इसको रन करेंगे हम, और ये यहाँ से मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं। तो ये देख सकते हो नंबर नॉट फाउंड आ गया मेरे पास, राइट। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये वैल्यू, इसमें 3 केस हो सकते हैं कि 5 हो गया तो बोलेंगे कि नंबर फाउंड, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको दूसरी कुछ चेक करनी है कि 5, 6 भी होगा तो आप बोल देंगे नंबर फाउंड, राइट। अगर 6 भी नहीं होगा तो आप डालेंगे कि नंबर नॉट फाउंड, राइट। तो अगर आप इस सिनेरियो में आते हैं, अगर आप इसको फिर सर्च करेंगे और माफ़ कीजिएगा रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि नंबर फाउंड आपके पास आउटपुट में आ गया। यानी अगर 5 है तो भी नंबर फाउंड, एल सिर्फ 6 है तो भी नंबर फाउंड, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो नंबर नॉट फाउंड। तो ये तो हो गया आपके इफ एल्स कंडीशन। इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्ड के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है व्हेन। व्हेन मतलब क्या होता है, व्हेन मतलब हिंदी में होता है जब, यानी जब ये होगा तब क्या होगा।
ठीक है। तो जैसे वैल्यू है x की 6, तो व्हेन हम लिखेंगे और ब्रैकेट में डाल देंगे x, राइट, कि अगर x है तो क्या होगा, ठीक है। यानी x का मतलब क्या है कि वैल्यू ये है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू क्या है, सपोज कीजिए अब मैं बोलता हूँ उसको कि 1 है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों लैम्डा फंक्शन। लैम्डा मतलब होता है एक तरह का कॉल बैक, कि 1 होगा तो क्या होगा। तो 14 में आप इस तरीके से मेंशन करते हो, तो अगर 1 होगा तो हम लिख देंगे कि 1 फाउंड, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे और लेंगे सिनेरियो, 2 के लिए लिख देंगे, 3 के लिए लिख देंगे, 4 के लिए लिख देंगे, और एक और ले लेते हैं 5 के लिए लिख देंगे, ठीक है। और एक सिनेरियो और लेते हैं एल्स, ठीक है। एल्स में हम क्या लेंगे, इसमें हम प्रिंट करा देंगे नथिंग फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि 1 2 3 4 5। अब हम इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट आपको पता है क्या आना चाहिए। तो आप देख सकते हो आगे नथिंग फाउंड, यानी 6 नंबर तो आपने एल्स वाली कंडीशन में डाल दिया है। अगर मान लीजिए आप इसको चेंज कर दो, 6 को 6 की जगह इसको 4 कर दो, तो आप यहाँ से कर सकते हो रन। तो आप देखोगे कि 4 फाउंड, यानी 4 नंबर फाउंड हो गया। तो इस तरीके से आप व्हेन को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और तरीका होता है इसमें कि हम रेंजेस भी दे सकते हैं, कि अगर ये रेंज आती है, जब सपोज कीजिए मैंने हटा दिया, अगर मुझे रेंज डालनी है कि अगर 1 से 5 के बीच में नंबर है, ठीक है, तो हम 2 डॉट लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। और इसके आगे हमें लिखना होगा इन। तो आप देख सकते हो इन 1 2 5 है इसका मतलब, ठीक है। 2 डॉट का मतलब है 2, तो इन 1 2 5 प्रिंट नंबर फाउंड, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 से 5 होती है, यानी 1 to 5 होती है, तो नंबर आपको फाउंड करना है, एल्स आपको बोलना है नंबर नॉट फाउंड। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। तो आप देख सकते हो कि आपके पास आ गया नंबर फाउंड। और अगर इसकी वैल्यू मैं जैसे ही 7 8 करूँगा या 6 कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं नथिंग फाउंड आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आप व्हेन को यूज़ कर सकते हो, इफ एल्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात। इसके अलावा हम बात करेंगे अब लूप्स की, कि मान लीजिए आपको 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप 10 बार या तो प्रिंट स्टेटमेंट डालो, या आपको लिखना क्या पड़ेगा, आप अगर देखें तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट 1, ठीक है। फिर आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए एक चीज़ होती है हमारे पास, होती है लूप। हम 2 तरीके की लूप की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे फॉर लूप्स की, और दूसरी हम बात करेंगे वाइल लूप्स की। फॉर लूप की, तो फॉर लूप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अभी 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ x, जिसकी वैल्यू है या इसको मुझे मैं इसको रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लगाता हूँ, और मुझे अब यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ से स्पेस हटा देते हैं, वैल्यू चाहिए इन मैंने आपको बताया था कि रेंज स्पेसिफाई करने के लिए इन 1 to 10, तो मुझे लिखना होगा 1.10, यानी 1 से 10 तक की अगर रेंज चाहिए तो उसके अंदर की मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट वैल्यू। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको 1 से 10 तक की वैल्यूज़ मिल जानी चाहिए इसमें। तो आपने देखा रन करके, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गई। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई भी रेंज स्पेसिफाई करनी है, जैसे मैं 20 कर देता हूँ इसको, तो ये मुझे 1 to 20 वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है। तो 1 to 20 हमें वैल्यूज़ मिल गई। अगर आपको इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना है तो आप ln लगा देंगे, तो ये जो वैल्यूज़ एक साथ चिपकी हुई आ रही हैं, तो वो इस तरीके से नहीं आएंगी। तो अब आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से मेरे को वैल्यू आ गई। तो ये तो होता है दोस्तों फॉर लूप, जिसके अंदर आपका क्या होता है कि एक वैल्यू आएगी। तो ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पहले 1 वैल्यू पास होगी, अंदर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 होगी, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3। तो इस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा लूप होता है, वो होता है जैसे सपोज कीजिए x की वैल्यू 10 है। अब मुझे क्या करना है कि जब तक x की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है, तब तक मुझे क्या करना है, x की वैल्यू प्रिंट करानी है, और हर बार एक बार x की वैल्यू को माइनस कर देना है। यानी पहले 10 प्रिंट कराऊंगा, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 तक मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मुझे माफ़ कीजिएगा, वाइल लिखना होगा मुझे, वाइल यानी जब तक, ठीक है। वाइल लिख के एंटर करूँगा, x की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब तक x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, तब तक मुझे क्या प्रिंट कराना है, x, राइट।
यानी जब तक x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक मुझे प्रिंट कराना है x, और x की वैल्यू को मैं क्या करूँगा माइनस माइनस, यानी माइनस माइनस का मतलब क्या है कि एक माइनस कर देना ये। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x माइनस 1, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x माइनस इक्वल टू 1। ये दोनों सारी चीज़ें एक ही हैं, तो x माइनस माइनस लिख के चलेंगे, यानी एक माइनस करना, ये समझ लीजिए। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको अपने लूप को बंद कर दूंगा और यहाँ से अब मैं इसको रन करूँगा और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो ये तो दोस्तों बेसिक लूप्स हो गए। तो यानी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ें समझ आ भी रही होंगी, या नहीं भी आ रही होंगी तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एरेज और लिस्ट्स की। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एरेज और एक चीज़ एरे और एक चीज़ होती है लिस्ट। इन दोनों में एक फ़र्क है नॉर्मल सा, और वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे हम इसका फ़र्क होता है और क्या फ़र्क होता है। तो सपोज़ कर लीजिए कि मुझे एक लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या लिखूँगा कि मैंने लिख दिया वेरिएबल लिस्ट है एक मेरे पास, जिसमें मुझे लिखना है लिस्ट। इसका एक फंक्शन होता है लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर आप एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर मैंने लिख दिया कि पवन एक बंदा है। इसके अलावा मैं कुछ भी लिख देता हूँ, राजेश एक बंदा है, एक बंदा है अमित, एक बंदा है गौरव। तो इनकी मेरे पास लिस्ट बन गई एक, ठीक है, ये लिस्ट है मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये प्रिंट करनी है लिस्ट। तो आप देखेंगे तो मेरे पास ये लिस्ट है, मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक आंसर आ गया। लिस्ट में कौन कौन है, पवन, राजेश, अमित और गौरव, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इसके किसी एक बंदे को एक्सेस करना है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई लिस्ट या एरे लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जैसे अगर आप इस लिस्ट की बात करें तो इसमें 4 एलिमेंट है, पवन, राजेश, अमित और गौरव, यानी 4 एंट्री हैं। तो अगर इनको एक नंबर एलोकेट किया जाए तो पवन 0 नंबर पे है, राजेश 1 पे है, अमित 2 पे है और गौरव 3 पे है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो अब दोस्तों मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ से राजेश की वैल्यू निकालनी है, यानी जो नंबर 1 पे है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये नंबर 2 पे है, लेकिन जो इंडेक्स है उसके हिसाब से नंबर कितने पे, 1 पे। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1। और जब आप इसको रन करोगे अब तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी राजेश। तो इस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा अब मैं बात बताता हूँ आपको, अगर मुझे मान लीजिए अब इस लिस्ट में कोई मेंबर और ऐड करना है, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐड नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं जिससे मैं इसके अंदर कोई ऐड कर सकूँ। जैसा कि आप देखें, अगर आप लिस्ट डॉट अगर करेंगे, वैसे आपके पास एक जितने भी इसके जो फंक्शंस हैं उन सबका आ जाएगा। तो इंडेक्स निकाल सकते हो आप, आइट्रेट कर सकते हो, सब लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। सब लिस्ट मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसकी लिस्ट का सब लिस्ट करनी है, यानी इसका हाफ निकालना है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू स्पेसिफाई कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको। तो आपने सपोज 0 से 2 कर दिया, तो इसके बाद आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो। तो मैंने 0 से 2 की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ रन करूँगा। तो आप देख सकते हो कि 0 से 2 तक जो पवन और राजेश ही हैं, क्योंकि 0 से 2 यानी 2 माइनस 0 कितने होते हैं, 2, यानी 2 एलिमेंट, यानी पवन और राजेश। तो इस तरीके से आप इसको सीख सकते हो। लेकिन लिस्ट की एक बात यह है कि ये जो है ये इम्यूटेबल होती है, यानी इम्यूटेबल का मैंने मतलब आपको पहले ही बताया था, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास एरेज होते हैं, ठीक है, यानी एरे लिस्ट होती है हमारे पास। एरे लिस्ट का क्या फ़ायदा होता है, हम यहाँ पे एरे लिस्ट का एक मैं फंक्शन दिखाता हूँ आपको, एरे लिस्ट, ठीक है। और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एरे लिस्ट ऑफ, और ये सेम चीज़ मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ। तो देख सकते हो आप, ये मेरे पास लिस्ट है, इस वाली लिस्ट को मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से। तो अब मेरे पास जो लिस्ट है वो ये है, इसका नाम मैं एरे लिस्ट है। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको भी प्रिंट करा सकता हूँ, और अब जो आप देखोगे तो इसमें अभी तक आपको कोई सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये सेम है पहले की तरह। लेकिन अब मैं चाहूँ तो इसमें और मेंबर भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं देखें आप तो डॉट करूँगा और ऐड का मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे एक मेंबर कोई भी आप ले लेते हैं, तो मैं लिख दिया अतुल। तो अब मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, और अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसमें अतुल ऐड हो चुका है, सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कि उसको सेकंड नंबर पे अतुल को ऐड करना है, यानी पवन के बाद,
तो आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करना होगा, तो आप लिख सकते हैं 1, अतुल, यानी 1 मतलब 0 और 1 पे। तो पवन 0 है तो 1 पे राजेश से पहले हो जाएगा। और फिर आप अगर इसको रन करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये राजेश से पहले अतुल आ चुका है बीच में। तो ये इस तरीके से आप एरे लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। यानी एरे लिस्ट वो होती है जो कि आपकी म्यूटेबल है, और जो नॉर्मल लिस्ट है वो आपकी इम्यूटेबल है। इसके अलावा आपके पास एरेज भी होते हैं जो कि लिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो देख सकते हो अगर आपने एरे ऑफ लिया है तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू आई है। तो ये एक फ़र्क है जो कि एरे और लिस्ट में फ़र्क है। और अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्ड अभी नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। तो ये चीज़ हम बाद में फॉलो करेंगे। फिलहाल के लिए आप 2 चीज़ ले सकते हो, लिस्ट ऑफ और एरे लिस्ट ऑफ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप इसको प्रिंट कराओगे तो आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके लिस्ट और जो भी आपका एरे लिस्ट है वो चीज़ हो गई। अब दोस्तों आते हैं मेन फंडे पे, जिसके बारे में जो अगर मेरे इंग्लिश ट्यूटोरियल्स उस पर भी आप देखोगे तो ये चीज़ मैंने अभी तक कवर नहीं की थी, बट मैं हिंदी वाले में कर रहा हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं फंक्शंस की। और फंक्शंस के लिए तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपको याद होगा कि हमने एक मेन फंक्शन जिससे हमने एंट्री ली थी उसके बारे में शुरुआत में बात की थी। तो अभी भी हम उसी फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फंक्शंस बेसिकली होते क्या है? फंक्शन कुछ भी, अगर दोस्तों आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, और अगर आप उसको किसी भी एक सीक्वेंस में रखते हैं तो उसको आप फंक्शन बोल सकते हैं। यानी ब्लॉक ऑफ कोड को आप फंक्शन बोलते हो। यानी जैसे मान लीजिए कि मुझे बहुत सारे प्रिंट स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है। अब मैं जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेन लिख के मैंने एंटर करा तो मेरा फंक्शन मेन है। ये एक फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्रिंट लिखना है और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसमें मुझे सबके नाम प्रिंट कराने हैं, पवन पवन पवन। तो सिर्फ मैं इसमें सिर्फ प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, और इसके बाद प्रिंट कराने के बाद मुझे क्या करना है, ये समझ लीजिए प्रिंट सबकी एज प्रिंट करानी है मुझे। तो ये भी जैसे मैंने पवन का एग्जांपल दिया है ना, आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ मल्टीपल वैल्यूज हो सकती थी, तो या सपोज कीजिए मुझे एज प्रिंट करानी है, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 फंक्शंस बना सकता हूँ, एक नाम के लिए और एक एज के लिए। तो वो कैसे बनेंगे, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फंक्शन कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको लिखना होता है FUN, फन। फन मतलब क्या है, एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद आपको क्या करना होता है, उस फंक्शन का नाम देना होता है। यानी नाम मान लीजिए मैंने इसको दे दिया है कि प्रिंट वेल, यानी प्रिंट करो ये मेरी वैल्यू जो है, राइट। और इसके बाद आप लिख सकते हो, ब्रैकेट लगा दिया आपने दोनों, और ये आपने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या, आपने जो ब्रैकेट खाली दिया इसका मतलब इसके अंदर कोई वेरिएबल पास नहीं हो रहा है, यानी कोई पैरामीटर नहीं है इसका, ठीक है। और इसके अंदर आपने लिख दिया कि प्रिंट हेलो। तो यानी एक फंक्शन है जो कि क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो प्रिंट कर रहा है, राइट। तो आपने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया। देखिए दोस्तों, मेन तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए ही चाहिए हर बार, क्योंकि मेन आपका एंट्री गेट है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। यानी आपने प्रिंट वेल को कॉल कर दिया यहाँ से, तो क्या होगा, जब आपका कर्सर मेन से स्टार्ट होगा, आपका प्रोग्राम सबसे पहले इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट वेल पे जाते ही ये यहाँ चला जाएगा, और प्रिंट वेल के अंदर जाएगा तो क्या करना है, उसको प्रिंट करना है हेलो। अब दोस्तों इसको रन करते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो हेलो आना चाहिए। तो अभी वेट करते हैं, 1 मिनट लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने में। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या आ गया, हेलो आ गया आउटपुट में। तो ये ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके अलावा देखिए फंक्शन में क्या हो सकता है, फंक्शन के आप अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से वैल्यू प्रिंट करवानी है, सपोज करो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू दे दी है कि प्रिंट करो x, ठीक है। और इस x की वैल्यू मैं दे देता हूँ 5। अब यहाँ देखोगे अगर आप, तो टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स लिखाया है, यानी इसके अंदर तो आर्ग्यूमेंट हमने दिए ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे x ही ले लिया मैंने, और उसका हमें कॉलन लगा के उसका टाइप डिक्लेयर करना होगा, यानी इंट। तो हमें एक x है जिसका टाइप इंट है, वो वैल्यू एक्सेप्ट करानी है, और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे x को, राइट। तो ये देखिए, ये फंक्शन तो देखिए नॉनसेंस फंक्शन है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये तो मैं नीचे भी कर सकता था, लेकिन मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन आ गया, और उसका हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया 5, ठीक है।
अब सपोज कीजिए मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से वैल्यू लेनी है इस फंक्शन से और यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे सपोज कीजिए एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 10, ठीक है, और मुझे प्रिंट कराना है x, y, ठीक है। मैंने यहाँ x डाल दिया। सिमिलरली मैं एक और y ले लूँगा यहाँ पे, और ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, यहाँ से x + y कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपने ले ली z, ठीक है। ये वैल्यू हो सकती है z। अब ये वैल्यू एक z है जिसकी वैल्यू हो गई x + y। यहाँ प्रिंट वेल आ गया है आपके पास। आप यहाँ पे वैल्यू एक z लोगे और आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू रिट्रीव करनी है और प्रिंट कर दोगे आप z, राइट। तो आप देखिए इसको मैं रन करता हूँ, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आउटपुट कुछ आया है kotlin.unit। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक इशू है। वो इशू ये है कि अगर आप देखो कि हमारे पास यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं हो रही है वैल्यू, और हमारे पास इसलिए कोई वैल्यू आ ही नहीं पा रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिटर्न, ठीक है। अब मैंने रिटर्न कर दिया x + y, यानी x + y की वैल्यू ये रिटर्न कर देगा फंक्शन, और वो इस z को ट्रांसफ़र कर देगा। अब मुझे क्या करना होगा, अब मैंने रिटर्न तो कर दिया है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि रिटर्न क्या होगी वैल्यू, इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेप्शन दे रहा है कि रिक्वायर्ड यूनिट फाउंड इंट। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जाना है जहाँ हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं, एक और कॉलन लगाना है और हमें रिटर्न टाइप यहाँ पे बताना है। तो रिटर्न टाइप क्या है, इंट, यानी इंटीजर वैल्यू एक जा रही है। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप देखोगे तो इसका आपको एक आउटपुट मिल जाएगा जिसका आंसर है 15, ठीक है। तो ये आपके पास आउटपुट आ गया 15, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आप इस तरीके से फंक्शन यूज़ कर सकते हो, रिटर्न टाइप दे सकते हो। तो ये एक नॉर्मल एक सिनेरियो हो गया। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहता था जो कि मैंने मिस कर दी थी। वो चीज़ है डिक्शनरीज़, बट मुझे लगता है कि अभी शायद राइट टाइम नहीं है उसको यूज़ करने का, तो वो भी हम ज़रूर फॉलो करेंगे। लेकिन अब हम एक और चीज़ पे आ रहे हैं, एक और नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्लासेस। तो दोस्तों क्लासेस क्या होते हैं, फंक्शन आपने सीख लिया कि फंक्शन ऐसे वर्क करता है। क्लासेस क्या होती है दोस्तों, क्लासेस होती है जैसे कि मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है। पर्सन एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी क्या हो सकती है, मेरा नाम होगा, मेरी एज होगी, ठीक है, मेरी हाइट होगी, मेरा वेट होगा, मेरे जो स्किन है वो कैसी है, तो मेरे बारे में जितनी डिटेल होंगी वो मेरी प्रॉपर्टीज़ होंगी, राइट। तो इसी तरीके से क्लास क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है हमें, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंस्टेंस है क्लास का, ठीक है। तो आप एक तरीके से समझ के चलिए क्लास एक ब्लूप्रिंट है। जैसे मुझे शहर एक मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो बिल्डिंग का आपने देखा होगा एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। उस बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट से आप बहुत सारी बिल्डिंग सेम बना सकते हो। तो जो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है वो क्लास है, और उससे जो बिल्डिंग्स बनेंगी वो सारी ऑब्जेक्ट हैं, और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, उसकी जो फील्ड्स होंगे और उसके मेथड्स होंगे कुछ, जो कि वो क्या काम करती है, ठीक है। जैसे अगर एक बिल्डिंग का एग्जांपल दूं मैं आपको, तो सपोज़ कीजिए गूगल है और ब्लूप्रिंट आपका एक बिल्डिंग है सिर्फ, और उसका ऑब्जेक्ट एक गूगल की बिल्डिंग है। उसका नाम आप देखोगे फील्ड हो जाएगी, उसमें नाम उसका गूगल है, ठीक है। उस बिल्डिंग की हाइट इतनी है और फलाना, और उसके अंदर मेथड क्या हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर बनाता है, वो एंड्रॉयड ऐप बनाता है, वो ये सारे मेथड हो गए। मतलब इस तरीके का एक एग्जांपल है नॉर्मल सिनेरियो। तो हम क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो दोस्तों हम लिखते हैं सबसे पहले क्लास और उस क्लास का नाम। तो क्लास पर्सन, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है, इसका नाम हो सकता है, ठीक है, और मैंने सॉरी स्ट्रिंग होगा, इसका नाम मैंने दे दिया, क्लास का पर्सन है तो मैंने अपना नाम दे दिया, ठीक है। इसके अलावा मैं सपोज़ कीजिए एज लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी एज डाल देता हूँ, तो मैंने एज डाल दी यहाँ पे, सपोज़ कीजिए 22, ठीक है। इसके अलावा नाम हो गया, एज हो गया, तो ये 2 फील्ड मैंने डाल दिए सपोज़ करिए अभी। अब मुझे क्या करना है, क्लास बन गई, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट हो गया। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बना के मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना मेन फंक्शन डालता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पर्सन क्लास का, इसका नाम मैं रखूँगा पर्सन इक्वल टू पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मैं
तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल लिया मैंने पर्सन, जो कि क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। ये जो वेरिएबल है ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। तो अब मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है क्या, कि ये जो पर्सन है उसका नाम प्रिंट करना है। तो पर्सन डॉट नेम लिख सकता हूँ मैं, और अगली लाइन में आप देखोगे तो पर्सन डॉट एज लिख सकता हूँ। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हो, आप इसको VAL कर दो, चाहे बार चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास पवन और 22 आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे LN लिख दूँ तो और अच्छी बात है। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा जो कि मिस हो गई है पहले भी। यहाँ पे पहले हम रन करते हैं तो देखिए पवन और 22 आ गया। अब मुझे सपोज कीजिए लिखना है कि नेम इज़ पवन, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो मैं लिखूँगा नेम इज़, ठीक है। आप कैसे वेरिएबल दिखा सकते हो, आप एक डॉलर का साइन लगाओगे, ठीक है, आप एक ये लगाओगे कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर आप ये वैल्यूज शो कर सकते हो कोटलिन के अंदर, और आप यहाँ पे फिर जो भी आपका अपॉस्ट्रोफी का मार्क है वो लगा दोगे। इसका मतलब क्या होता है कि नेम इज़, और ये जो आपका जो भी आपका वेरिएबल है उसको आप यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हो। सिमिलरली अगर एज के लिए करना है तो आप लिख सकते हो एज इज़। अब आप ऐसे लिखोगे तो आपके पास नॉर्मल ये वैल्यू आ जाएगी, एज इज़ पर्सन डॉट एज, यही आपका प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है। बट इसके अंदर अगर कोई वैल्यू पास करनी है आपको तो आप लगाओगे डॉलर का साइन और 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको मटेरियल डालना है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो आउटपुट है वो आएगा कुछ इस तरीके का कि नेम इज़ पवन, एज इज़ 22। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों, इस तरीके से आप क्लास बना सकते हो। फिर मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर एक फंक्शन भी बनाना है कि मान लीजिए एक फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ फंक्शन वर्क, ठीक है, कि पवन क्या काम करता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा पवन इज़ अ यूट्यूबर, जस्ट फॉर एग्जांपल कि पवन एक यूट्यूबर है। तो अब अगर मुझे अगली लाइन में प्रिंट कराना है तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट LN, और मैं यहाँ लिखता हूँ देखिए पवन पर्सन जो है, पर्सन मैं डालूंगा यहाँ पे पर्सन डॉट वर्क। तो यहाँ से मैं मेथड भी कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने मेथड कॉल करा तो हमारे पास ये एक तो हमारे पास एक एरर आ रहा है, पवन इज़ अ यूट्यूबर कोटलिन। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 2 बार प्रिंट कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और अंदर जाके फिर प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये इसका इशू है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर अब आप रन करोगे इसको तो ये नॉर्मली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देख सकते हो आप कि इस तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों ये तो एग्जाम्पल हो गया कि फंक्शन कैसे बना सकते हो आप, क्लास कैसे बना सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि मान लीजिए आपको ये फंक्शन है जो एक, इस फंक्शन को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये वर्क हो गया, या आपको एक और क्लास बनानी है। तो मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम मैंने लिखा स्टूडेंट, राइट। अब स्टूडेंट जो होगा वो भी एक पर्सन ही होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मैं इनहेरिटेंस लगाना चाहता हूँ इसमें। तो इनहेरिटेंस के लिए मेरे को क्या लिखना होगा, पर्सन, ठीक है, और मैं इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन कोटलिन में क्या होता है दोस्तों, आपको स्पेसिफाई करना होता है कि कोई क्लास आप इनहेरिट कर सकते हो कि नहीं। अगर आप किसी क्लास को इनहेरिट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, उस क्लास के आगे आपको लिखना होता है ओपन, यानी ओपन क्लास करते ही वो क्लास आप इनहेरिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप इसमें इसको इनहेरिट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख दोगे पर्सन, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं इसको ओपन हटा दूँ तो आप देख सकते हो कि एरर देगा मुझे, ठीक है। तो ये मुझे ओपन रखना ही पड़ेगा। अब ये स्टूडेंट क्लास है जिसको जो पर्सन को इनहेरिट करती है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 चीज़ लगा सकता हूँ कि उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है, रोल नंबर जो कि इंटीजर वैल्यू होगी, उसका रोल नंबर है सपोज 011 और 011 कुछ नहीं होता 100, और एक रोल नंबर हो गया। एक उसके अलावा क्या हो सकता है उसके साथ दोस्तों, ये हो सकता है कि उसकी एक उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टोटल सब्जेक्ट्स, ठीक है। टोटल सब्स कितने हो गए उसके, सपोज 5, ठीक है। इसको भी हम इंटीजर दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब ही मान लीजिए मुझे पर्सन तक तो आ गया, इसको मैं अब हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट डॉट अगर मैं करता हूँ
तो इसमें मेरे पास एज का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट डॉट एज का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए एज मैंने हालांकि डाली नहीं है इसके अंदर, बट क्या हो रहा है कि क्लास इनहेरिट कर रही है पर्सन को, राइट। तो पर्सन को इनहेरिट कर रही है, तो पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट कर रही है। तो अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कि आउटपुट मेरे पास क्या आता है, तो 22 आ गया। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है, इसकी तरह से आप फंक्शंस के साथ भी वर्क कर सकते हो, मतलब जो भी आप चाहो कर सकते हो। अगर आपको इसका रोल नंबर निकालना है तो आप नॉर्मली कॉल कर दोगे। तो ये दोस्तों एक तरीका था इनहेरिट कैसे करते हैं। दोस्तों कॉटलिन हिंदी शॉर्ट कोर्स के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, या आपको कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ये, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और कुछ और वीडियोस के साथ मैं अभी आऊँगा। रिसेंटली मैंने थोड़ा सा गैप लिया था, बट अब मेरी वीडियोस कंटिन्यूस आती रहेंगी। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।